नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सावन में इंदौर उज्जैन सफर बना मुश्किल, सड़क पर भारी भीड़। सांसद ने इंदौर उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन की मांग। इंदौर रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप, 412 करोड़ की लागत से बनेगा G+7 एयर कंडीशनर स्टेशन। एमपी में 7 लाख से ज्यादा फर्जी समग्र आईडी का खुलासा, 6 लाख फर्जी आईडी सिर्फ इंदौर में, सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में 15 से 30 जुलाई तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान, इंदौर में भी अभियान को लेकर पुलिस की शुरुआत। इंदौर में कॉलेज छात्रा को कुत्तों ने गिराकर नोच डाला, ललकारा तो एक बार लौट गए। पंचशील नगर में पॉलीथीन गोडाउन पर छापा, 4 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, 1 लाख का जुर्माना। इंदौर में हरियाणा और जबलपुर से देशी बम से जुड़े मामले में किया गिरफ्तार, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। सावन माह के शुरू होते ही इंदौर से उज्जैन जाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके कारण सड़क मार्ग से लेकर ट्रेनों तक पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। इंदौर से उज्जैन 6 लेन निर्माण के कारण सड़क का सफर और मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इंदौर से उज्जैन के बीच सावन के दौरान विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। दरअसल सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंदौर से उज्जैन आते जाते हैं। इनमें इंदौर के साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जो देश के दूसरे शहरों से होते हुए इंदौर पहुंचते हैं और यहां से उज्जैन जाते हैं। सड़क को तैयार होने में समय लगेगा, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सांसद शंकर लालवानी ने पत्र लिखते हुए इंदौर से उज्जैन के बीच सावन माह के दौरान विशेष ट्रेन शुरू करने की मांग की है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि वे इस बारे में रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों से भी बात करेंगे। शुभारंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था, लेकिन बिलो गया है तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिजाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले हैं, ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे के ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हैं, वो सब सुविधाएं सीएस में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग सुविधा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे और क्या? देखिए प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो अब पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिली। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों और पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो कितने फ्लोर का सुविधा देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट की सुविधा, वो सब सुविधाएं यहाँ पर
रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए, तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ही हमारे रानी कमलापति जो स्टेशन बना है उसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे सियागंज का बनेगा। रोड बंद करेंगे क्या? नहीं, सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिसमेंटल होगा तो कुछ पोर्शन बैरिकेडिंग करते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिसमेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। पिछले दिनों जो सुझाव आए थे मीटिंग वो में, सब सुझाव जो आए थे, हमने सभी जनप्रतिनिधियों के, इंदौर के सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, उन्होंने जब सुझाव आए थे वो रेलवे ने नोट किए हैं और उस प्रयास करेंगे उन सब सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सेंट्रली एसी रहेगा या कुछ और स्पेशल कुछ रहेगा? कूलिंग, इसका कूलिंग है, वैसे पूरा सेंट्रल कूलिंग है, कॉन्कोर्स में कूलिंग रहेगा पूरा। और क्या सुविधाएं मिलेंगी? लिफ्ट देखिए, जो लिफ्ट है, escalator? अरे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और मुझे लगता है कि अभी एक्सीलेटर की बर्थडे का जाएगा, फूडिंग का 26 तो लिफ्ट है और 16 एक्सीलेटर हैं, तो वो सब सुविधाएं रहेगी जो आम रेलवे स्टेशन पे नहीं रहती है, वो एयरपोर्ट पे रहती है, वो सब वहाँ पर कितने रहेगी। समय में इसको पूरा करने ठीक है, का हमने कहा है 2.5 साल का हमारा समय है, कोशिश करेंगे इसमें पूरा हो, लेकिन सीएस में वो सब सुविधा देंगे जो आम यात्रियों को आवश्यकता सीएस लगती के है। दौरान काम रुका रहेगा या चलता काम नीचे का हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर से भी, अधिकारियों से भी, कि पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का काम पूरा हो जाना चाहिए, ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। ऊपर का काम भले आप बाद में करना। शास्त्री ब्रिज का भी प्लान किया था आपने, मगर वो शास्त्री ब्रिज का है सेकंड फेज में, जब हमारा नेहरू पार्क वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जब हम उस पर काम करेंगे सेकंड फेज में, उसके साथ उसको क्लब कर रहे हैं। शंकर भाई, जो पोलो ग्राउंड वाले ब्रिज को लेकर के काफ़ी इंदौर में PWD वो ब्रिज बना रहा था, क्या डिज़ाइन में आप लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का काम तेज़ी से पूरा चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में लक्ष्मी रेलवे स्टेशन काम भी एक मेन स्टेशन की तरफ आप दिखेगा। लक्ष्मी के रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ जो बाणगंगा साइड है, क्योंकि जब बाणगंगा के लोग भी घूम के लक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो बाणगंगा साइड भी हम वो सब सुविधा दे रहे हैं जो यात्रियों को चाहिए। उसके दोनों ओर, लक्ष्मी रेलवे स्टेशन दोनों ओर 2 ब्रिज बन रही है, और ये ब्रिज इसलिए बन रही है कि जब आने वाले समय में जब इंदौर से खंडवा का जो काम चल रहा है, ये जब काम पूरा हो जाएगा तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली है, तो हमारा इंदौर मेन ट्रैक पे आएगा, इसी रेलवे स्टेशन पे 100 से ज़्यादा ट्रेनें रुकेगी। तो दोनों फाटक में जो बार बार बंद होने की जो संभावना होती है, उसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार से हमें राशि मिली थी PWD, वो 2 ब्रिज बन रही है। उसमें टर्निंग को लेके, एक बेंड टर्निंग को लेके, एक शार्प टर्निंग था, उसको लेके इशू आया था, लेकिन पिछले जब जून माह में हम बैठे थे तब अधिकारियों ने समीक्षा में कहा था वो टर्निंग 140 डिग्री का किया, 120 से ज़्यादा 140 का किया है, और जो शार्प टर्निंग था वो राउंड में है, तो अब असुविधा नहीं रहेगी। एक्चुअली हम लोग का ये प्रोजेक्ट 3 फेज में हो रहा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, जैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन का पास हम लोग को जो रेलवे का ऑपरेशन का वर्क चल रहा है वो हम लोग को चालू रखना है। उसमें पब्लिक का ये भी ध्यान रखना है, पब्लिक का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे रेगुलरली लोग जाना आना करता है ट्रेन में, वो उनका कंफर्टेबल रहे, और कोई भी काम करने का समय कोई रुकावट ना आए। सेफ्टी के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसी का विशेष में हम लोग 3 फेज में इसी को डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम लोग का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है 42 मंथ का है। सिंगर का पहले हम लोग जो डिस्कशन हुआ रेलवे बोर्ड के साथ, रेलवे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का जो इंजीनियर इंचार्ज है, वो लोग के साथ जिसका जैसा डिस्कशन हुआ, उसी के बेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, बेसिकली ऑपरेशन का रिलेटेड वही जगह है जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तक। ये बिल्डिंग 7वीं मंजिल है, जो स्टेशन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग 3 फ्लोर तक पहले कंप्लीट करेंगे, और हम लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। 4 प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वही रहेगा लोकेशन में, बाकी 3 प्लेटफॉर्म को हमको शिफ्टिंग करके टूवर्ड्स 1 नंबर लाना है। 1 नंबर में लाने का मकसद यही है, सियागंज के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप लोग को मालूम है, तो हम लोग जब इधर लेके आएंगे 20 मीटर का करीब जाएगा खाली होगा, और उधर थोड़ा रास्ता का चौड़ाई हो जाएगा, जाने आने के लिए सुविधा होगा, इसीलिए हम लोग उधर लेके आएंगे। और इसमें रेलवे लाइन जो है 4 लाइन ही लगभग स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, इसमें एक्सीडेंट वगैरह कमेगा। अभी 4 जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो फेज चालू कर रहा है, आज जो हम लोग का एक्सकवेशन का चालू
होने के लिए जो पूजा एमपी साहब करके गया, ये पूजा हम लोग का चालू हो गया। आज से एक्सकवेशन चालू हो जाएगा, डिसमेल्टिंग वर्क चालू हो जाएगा। तो डिसमेल्टिंग करना है पहले हम लोग का पार्सल बिल्डिंग का एक्चुअली 15 मीटर बाई 50 मीटर का है। ये हम लोग पहले डिसमेल्टिंग करेंगे। डिसमेल्टिंग करने के बाद इसमें अंडरग्राउंड बहुत सारी यूटिलिटीज़ है जो रेलवे ऑपरेशन का साथ रिलेटेड है। उसके लिए हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे भी कर चुका। अभी उसको हमको पहले शिफ्ट करना है जिसमें रेलवे का ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम रुकावट ना आए। उसके बाद हम लोग जाएगा स्टेशन बिल्डिंग जो है 180 मीटर लेंथ है। उसको हम लोग को करना है 3 फेज में होगा। 1, 2, 3 जो पार्ट होगा उसमें एक्सपेंशन जो है 2 है। तो हम लोग जो फर्स्ट फेज चालू करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज चलेगा। 2028 के सिंहस्थ के मद्देनजर इंदौर रेलवे स्टेशन पर नए भवन का शिलान्यास का शुभारंभ आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा किया गया। बता दें, सांसद ने कहा कि G+7 के रूप में रेलवे स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें 412 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसमें 18 एक्सीलेटर होंगे और 26 लिफ्ट होगी और पूरा स्टेशन अनुकूलित सेंट्रल एयर कंडीशन रहेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि सिंहस्थ के पूर्व रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाए ताकि नागरिकों को सुविधा वह सब मिलने लगे जो आम पैसेंजरों को चाहिए, ताकि इस रेलवे स्टेशन का काम 3 अलग अलग चरणों में होगा। प्रथम चरण का काम टिकट खिड़की तक, उसके बाद का काम बाद में किया जाएगा। इस प्रकार सिंहस्थ के पूर्व 3 फ्लोर तैयार होने की पूरी संभावना है। शुभारंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था, लेकिन बिलो गया है तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिज़ाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है, वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले हैं, ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है, ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, जहाँ जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे के ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हैं, वो सब सुविधाएं सिंहस्थ में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग सुविधा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे और क्या? देखिए, प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है, वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो अब पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिली। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों ओर पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो क्या मिलेगी और कितने फ्लोर का सुविधा? देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट पे सुविधा, वो सब सुविधाएं यहाँ पर रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए, तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ये हमारे रानी कमलापति जो स्टेशन बना है उसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे सियागंज का रोड बंद करेंगे क्या? नहीं, सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिस्मेंटल होगा
तो कुछ पोर्शन बैरिकेडिंग करते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिसमेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। पिछले बाकी दिनों वो जो सुझाव आए थे मीटिंग वो में, सब सुझाव जो आए थे, हमने सभी जनप्रतिनिधियों के, इंदौर के सामाजिक संगठनों को, व्यापारी संगठनों को, उन्होंने जब सुझाव आए थे वो रेलवे ने नोट किए हैं और उस प्रयास करेंगे उन सब सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सेंट्रली एसी रहेगा या कुछ और स्पेशल कुछ करेगा? कूलिंग, इसका कूलिंग है, वैसे पूरा सेंट्रल कूलिंग है, कॉन्कोर्स में कूलिंग रहेगा पूरा। और क्या सुविधाएं मिलेंगी? लिफ्ट देखिए जो लिफ्ट है, अरे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और मुझे लगता है कि अभी एक्सीलेटर की बर्थडे का जाएगा, फूडिंग का 26 तो लिफ्ट है और 16 एक्सीलेटर हैं, तो वो सब सुविधाएं रहेगी जो आम रेलवे स्टेशन पे नहीं रहती है, एयरपोर्ट पे रहती है, वो सब वहाँ पर कितने रहेगी। समय में इसको पूरा करने ठीक है, हमने कहा है 2.5 साल का हमारा समय है, कोशिश करेंगे इसमें पूरा हो, लेकिन सीएस में वो सब सुविधा देंगे जो आम यात्रियों को आवश्यक में सीएस लगती के है। दौरान काम रुका रहेगा या चलता काम नीचे का हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर से भी, अधिकारियों से भी, कि पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। ऊपर का काम भले आप बाद में करना। प्लेटफॉर्म की संख्या इतनी रहेगी? किया था आपने, मतलब शास्त्री ब्रिज का है सेकंड फेज में, जब हमारा नेहरू पार्क वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जब हम उस पर काम करेंगे सेकंड फेज में, उसके साथ उसको क्लब कर रहे हैं। शंकर भाई, जो पोलो ग्राउंड वाले ब्रिज को लेकर के काफी इंदौर में विवाद हुआ था, PWD ब्रिज बना रहा था, क्या डिजाइन में आप लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का काम तेजी से पूरा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में लक्ष्मी रेलवे स्टेशन काम भी एक मेन स्टेशन की तरफ आप दिखेगा। लक्ष्मी के रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ जो बाणगंगा साइड है, क्योंकि जब बाणगंगा के लोग भी घूम के लक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो बाणगंगा साइड भी हम वो सब सुविधा दे रहे हैं जो उन यात्रियों को चाहिए। उसके दोनों ओर, लक्ष्मी रेलवे स्टेशन दोनों ओर 2 ब्रिज बन रही है, और ये ब्रिज इसलिए बन रही है कि जब आने वाले समय में जब इंदौर से खंडवा का जो काम चल रहा है, ये जब काम पूरा हो जाएगा तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली है, तो हमारा इंदौर मेन ट्रैक पे आएगा, इसी रेलवे स्टेशन पे 100 से ज़्यादा ट्रेनें रुकेगी। तो दोनों फाटक में जो बार बार बंद होने की जो संभावना होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार से हमें राशि मिली थी PWD, वो 2 ब्रिज बन रही है। उसमें टर्निंग को लेके, एक बेंड टर्निंग को लेके, एक शार्प टर्निंग था, उसको लेके इशू आया था, लेकिन पिछले जब जून माह में हम बैठे थे तब अधिकारियों ने समीक्षा में कहा था वो टर्निंग 140 डिग्री का किया है, 120 से ज़्यादा 140 का किया है, और जो शार्प टर्निंग था वो राउंड में है, तो अब असुविधा नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 7,21,000 फर्जी समग्र आईडी बनाई गई है, जिनमें से 6,64,000 सिर्फ इंदौर जिले में ही तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा सिर्फ एक जिले में इतनी बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर अब कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी समग्र आईडी बनाई गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि आज भी हर जोन पर कर्मचारियों को बैठाकर इन फर्जी समग्र आईडी को डिलीट करवाया जा रहा है, जिससे साफ है कि सुनियोजित घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी आईडी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने, लाभकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने और सरकारी आंकड़ों को गलत दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद यह पूरा फर्जीवाड़ा शुरू हुआ और अब तक इसे छिपाया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राहुल गांधी फर्जी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि आप सोच समझ कर तय करें कि कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी फर्जी वोट डालने के मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो 19 जुलाई को इंदौर नगर निगम पर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी की मांग है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक परिपत्र जारी करके सारे कलेक्टरों को, सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप मध्य प्रदेश में 7 लाख समग्र आईडी फर्जी हैं, आप अपने अपने ज़िलों में जांच करिए। मतलब प्रदेश सरकार ने पहले आंकड़ा दे दिया कि 7 लाख हैं मात्र, और इंदौर जैसे शहर में 6,64,000 के लगभग फर्जी समग्र आईडी मिल गई। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कितनी लाखों की संख्या में समग्र आईडी फर्जी होगी, कितना
लूट हुआ है शासकीय योजनाओं का, कितनी बंदरबाट हुई है, किस तरह से वोटरों को समग्र आईडी के जो लाभ हैं उनका लोभ दे के कैसे वोटरों को लुभा के सरकारें बनाई गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, ये मामला है। नगर निगम में लगातार जो भ्रष्टाचार है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन 19 तारीख को भी देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोग के लिए कि पत्रकार बंधु अपने समाचार पत्रों के साथ साथ अपने चैनलों में इन भ्रष्टाचार की कहानियों को रोज़ कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। हमने 9 तारीख को भी आंदोलन किया था, 19 को फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं कि देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, करोड़ों, 1000 करोड़, 1500 करोड़ के फर्जी बिल पास हो गए, 2000 करोड़, काम हुआ ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, जो लाभ मिलना चाहिए आम जनता को, आप मेरे साथ शहर चल के घूम लीजिए। मैं अभी चंद्रभागा से आ रहा हूँ, वो पुल, वो पूरी सड़क खोद दी, पुल 3 महीने से बंद पड़ा है। ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ खोद के पटक दिया, लोगों को कई किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ रहा, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमारी तो शुभकामना है कि इंदौर फिर से स्वच्छता का तमगा लाए, ईमानदारी का तमगा भी लाए। ये भी हम कामना करते हैं कि भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा यहाँ हो गए हैं। तो ये कहानी है कुल। 19 तारीख को ये जो आंदोलन है कहाँ होगा, किस बड़े पैमाने पे होगा, कितने 19 तारीख को तो हमने वो दिया है, ये पत्र कलेक्टर कमिश्नर 19 तारीख तक का टाइम दिया है कि यदि 19 तारीख तक आपने निर्णय नहीं लिया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई हमारे 2 ही जगह है, तो रेवेन्यू कमिश्नर के हमें या नगर निगम घेरेंगे। भारत सहित मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को लेकर पुलिस द्वारा सामाजिक संगठन और नौनिहाल बच्चों के साथ मिलकर आज से नशे से दूरी जरूरी नाम से अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को नशा मुक्ति का झंडा दिखाकर पुलिस कमिश्नर ने रवाना किया। 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नशे से दूरी, नशे से दूरी, नशे से दूरी। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि भारत में नशा मुक्ति अभियान की आज से शुरुआत की गई है। जो लोग नशे की लत में हैं उनका रिहैब सेंटर में इलाज करवाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नशे से किस तरह से दूर रहना चाहिए और उसकी क्या हानियां हैं, इसकी जागरूकता को लेकर 16 दिवसीय यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आज विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही 16 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज पलासिया पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक रैली भी जन जागृति के लिए निकाली गई, जिसमें सामाजिक संगठन और स्कूली छात्र शामिल हुए। कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने शहर इंदौर को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। इसमें एक विषय मैं क्लियर कर दूं कि ये जागरूकता अभियान एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें जिन लोगों ने नशे की लत में थे उन्होंने रिहैब वगैरह में जाके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने परिवार के, समाज के गाइडेंस से उन्होंने इस लत को छोड़ा है और बेहतर किया है। हम उनको भी समक्ष में लाएंगे, संभव होगा अगर वो सहमत होंगे तो उनके भी वीडियोज़, उनके भी छोटे छोटे ऑडियोज़, वीडियोज़ लोगों के बीच पहुंचाएंगे। तो दूसरा विषय आपने बताया, इसका एक होती है एनफोर्समेंट की कार्रवाई, जिसको कि हम कार्रवाई करते हैं जो लोग नशे के उसको जो है क्राइम की तरह यूज़ करते हैं, लोगों तक सप्लाई ले जाते हैं, इस पूरे उसमें लिप्त हैं। हमने भी पिछले कुछ दिनों पहले भी काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये दूसरा मिशन है जिसमें कि लोगों तक इसके दुष्प्रभाव को पहुंचाना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, लोगों के साथ भागीदारी करना और एक ये मिशन मोड में ले जाके जानकारी पहुंचाना कि नशे से दूरी है ज़रूरी। स्टूडेंट्स को हमने नगर रक्षा समिति, स्टूडेंट्स, हर प्रकार के स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, हॉस्टल्स वगैरह जहां बच्चे रहते हैं, इनके अभिभावक गण भी, आप लोग मीडिया के साथ ही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स,
समाज का प्रत्येक वर्ग, NGOs, रक्षा समिति के सदस्य, शौर्य दल, ये सभी अपनी हिस्सेदारी दें। ये हम लोग इसमें इंश्योर करेंगे एक उसके साथ। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों से मैं अनुरोध है कि इसमें अपनी विशेष सहभागिता दिखाएं और इस मिशन में इंदौर पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चलें। धन्यवाद जी। नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोगों को जोड़ेंगे। जैसा आपको पता ही है कि हम लोग नई उम्मीद के नाम से एक जोन 3 में हम लोगों ने शुरू किया था, धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी ले जा रहे हैं कि जो लोग इन चीज़ों से बाहर निकल के समाज में वापस आना चाहते हैं, उनके इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज से भी बात कर ली है ताकि उनको रोज़गार भी मिल सके और उनकी जो अगर इसके लिए कोई एक्सपेंसिव वो है तो उस पर भी हम लोग प्रयास करें कि विभागीय तौर पे शासन के स्तर पे और अदरवाइज़ भी उनकी जो मदद की जा सकती है वो की जाए। और इसीलिए आप लोगों की केवल फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ ऐसे कोई विषय जिसको कि हम लोग लाके और ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, समाज में और जागरूकता ला सकते हैं, या कुछ लोग जो इससे प्रभावित हैं और उनकी बेहतरी की जा सकती है, उनके लिए हम अगर कोई इनका इलाज है उसको हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग भरसक प्रयास करें। इंदौर नगर निगम की टीम ने अमानक और प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पंचशील नगर में स्थित गोडाउन में भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की और 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। दरअसल नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने निर्देश पर शहर को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अमानक और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पंचशील नगर में एक गोडाउन से अमानक और प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक कैरी बैग से 100 से ज्यादा कट्टे जब्त किए गए। इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन किया गया। कार्रवाई को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंचशील नगर में गोडाउन में भारी मात्रा में अमानक पॉलीथीन का भंडारण किया हुआ है, जिस पर टीम द्वारा रेकी की गई और आज गोडाउन पर दबिश दी गई, जहां से 4 टन से ज्यादा अमानक और प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 5 लाख रुपए के लगभग है। कालरा जी हैं, इनकी सियागंज में दुकान है, इनका गोडाउन है पंचशील नगर में। पिछले 3-4 दिन से हम लोग रेकी कर रहे थे। किसी सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहाँ इनका गोडाउन है जिसमें ये जो अवैध माल है, जो बिलो स्टैंडर्ड है और प्रतिबंधित है, इस तरह का माल ये गोडाउन में स्टॉक करते हैं और यहाँ दूसरे माध्यम से लोडिंग रिक्शा बुला के इस तरह से बेचते हैं। आज निशादेही पे जो है इनका जैसे ही गोडाउन खुला, हम लोगों ने उसमें कार्रवाई की और गोडाउन में 50 माइक्रोन से कम पॉलीथीन बैग्स जो अमानक स्तर के हैं, सामान्यतः दूध वाले बिल्कुल पतली थैलियों में जो दूध देते हैं वो, और इसके अलावा प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग जो शासन ने 2017 में प्रतिबंधित कर दिए, दोनों तरह का स्टॉक है। हमने उसको जब्त कर लिया है और इनके विरुद्ध रुपये 1 लाख स्पॉट फाइन की कार्रवाई की है। कितनी मात्रा में पॉलीथीन? ये अभी लगभग 150 से 200 कट्टे अभी प्राथमिक स्तर पे लग रहे हैं। रिमोल की टीम पूरी बुलाई है हमने और ये पूरा माल जो है लोड हो रहा है और इसकी गिनती हो रही है। ये पूरा माल जो है वो नेपरा प्लांट में जमा कराया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह की जो है कार्य किए जाते रहे और नगर निगम पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। नगर निगम पिछले 7-8 साल से लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस तरीके से जो प्रतिबंधित जो माल है और अमानक स्तर का माल है, इस पर इंदौर नगर निगम बहुत सख्ती से कार्रवाई करता है और अधिकतम फाइन करते हैं और 100% पूरा माल पूरा जब्त करते हैं। अनुमानित कीमत कितनी है? अनुमानित कीमत 5 लाख से 6 लाख के बीच में लगती है। अगर 150 कट्टे के आसपास है तो 5 से 6 लाख रुपए की अनुमानित इसकी कीमत होगी। इंदौर शहर में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार हो रही है। 3 दिन पहले ही श्रीनगर एक्सटेंशन में सुबह कॉलेज जा रही एक छात्रा पर एक साथ 4 कुत्तों ने हमला कर दिया। इस बीच उसकी सहेली ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुत्तों ने छात्रा को गिराकर उसके पैर को नोच डाला और काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। छात्रा ने पहले तो हिम्मत दिखाते हुए संघर्ष किया और उन्हें भगा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद कुत्तों का झुंड दोबारा आ गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना शनिवार सुबह 6:30 बजे की है। छात्रा कॉलोनी से कॉलेज जा रही थी कि तभी दूर से एक साथ 4 कुत्ते उसकी ओर लपके। वह संभलती उससे पहले ही उस पर टूट पड़े और उसे गिरा दिया। इस दौरान छात्रा ने संघर्ष किया, लेकिन कुत्तों ने उसके पैरों में काट लिया। आपाधापी के बीच कुत्ते बार बार भागते और फिर उस पर लपकते रहे। इस दौरान आगे स्कूटी से जा रही उसकी सहेली रुकी, गाड़ी खड़ी की और छात्रा के पास
पहुंचकर कुत्तों को भगाया। घायल छात्रा काफी घबरा गई थी और चक्कर आने पर ही वहां बैठ गई। प्रवासी दंपति विशाल और शेफाली अग्रवाल उसे अपने घर ले गए और उसके पैरों के जख्मों को साफ किया। उन्होंने बताया कि छात्रा सुबह एग्जाम देने जा रही थी कि तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। इंदौर में पिछले दिनों परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले लोकेश खोपड़े के घर पर रात के अंधेरे में हमला करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जिसमें देशी बम फेंकने के मामले में पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह के मुताबिक लोकेश खोपड़े के घर पर पिछले माह देसी बम का उपयोग करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है, तो वहीं 10 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से विवेक और जबलपुर से सक्षम को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में पुलिस ने कई सामग्री जब्त की, जो कि देसी बम जैसी वस्तुएं और मोबाइल सिम कार्ड बरामद कर ली है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत कुलकर्णी नगर में 13 और 14 जून की दरमियानी रात एक घटना हुई थी, जिसमें लोकेश खोपड़े के घर के पास में एक देसी पेट्रोल बम फेंका गया था। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक रूप से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में मामला दर्ज किया था और एक विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने इसमें काफी बड़ी पतासाजी करते हुए कई फुटेज और बहुत सारे एनालिसिस करते हुए इसमें कई आरोपियों को चिन्हित किया गया और अब तक इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो अभी हाल में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दोनों एक है विवेक और सक्षम, ये दोनों जबलपुर के रहने वाले हैं और इन लोगों ने आर्यन जो इसका दोस्त था, जो यहाँ मांगलिया का रहने वाला, उसके कहने से यह घटना की थी। बेसिकली जो लोकेश और एक और कोई आपस में जो बदमाश है, इनका किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी में एक दहशत फैलाने या धमकी देने के उद्देश्य से ये घटना कारित की गई थी और पूरे मामले में अब तक मतलब न केवल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि जो मोटरसाइकिल, जो देसी इस तरह के जो पेट्रोल भरे हुए बम वो बरामद हुए और भी मतलब इसमें काफी साथ में धारा जो 111 BNS के तहत मतलब संगठित अपराध के तहत इसमें मतलब पहली यहाँ पे कार्रवाई हुई है। इसके लिए ये दोनों लड़के जो सक्षम और विवेक, ये दोनों जबलपुर के रहने वाले हैं और ये इन्हीं ने आइडिया दिया था, क्योंकि वहाँ इस तरह का काफी कई बार धमकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उन्होंने सामान्य रूप से जो कांच की बोतल और उसमें पेट्रोल और साथ में कील वगैरह इस तरह की रख करके एक जो इसी तरह से वहाँ पे गली में उसको फेंका गया था। इंदौर में फर्जी दस्तावेज से बैंक अकाउंट खुलवाकर पर्सनल और वाहन लोन लेने वाले 2 आरोपियों को विजयनगर पुलिस द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड में कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अन्य राज्यों में भी इसी तरह की गैंग सक्रिय होने की बात सामने आई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रतिष्ठित कंपनी की फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी पैन कार्ड बनाकर कई बैंकों से पर्सनल और वाहनों पर लोन लेने के मामले में निजी बैंक के द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा के रहने वाले रविपाल और मेरठ उत्तर प्रदेश के देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसमें बात सामने आई थी कि दोनों के द्वारा फर्जी सैलरी स्लिप और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बैंक में अकाउंट खोले गए और 70 लाख के करीब लोन ले लिया गया था, जिसको वह चुका भी नहीं रहे थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्होंने अन्य लोगों से सीखने के बाद ही इस तरह का अपराध किया है। इस तरह की गैंग प्रदेश के अन्य राज्यों में भी काफी सक्रिय है। अभी फिलहाल पुलिस सबूत के तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत एक शिकायत HDFC की तरफ से की गई थी कि कोई फर्जी लोन मतलब लिया गया है। इस शिकायत के आधार पर जब डिटेल इंक्वायरी की गई तो इसमें चौंकाने वाले तथ्य आए। इसमें 2 आरोपी रवि और देवेंद्र पकड़े गए। ये बेसिकली गुड़गांव और मेरठ वगैरह के वहाँ के रहने वाले हैं और इन लोगों ने सबसे पहले गुमास्ता का उपयोग करते हुए एक कंपनी बनाई। कंपनी के उसमें कुछ करेंट अकाउंट कंपनी के नाम से खोला गया और उस कंपनी से अपने आप को कुछ एम्प्लॉय बताते हुए 2-3 महीने का ट्रांजैक्शन दिखाया और उसके बाद बैंक से बड़े बड़े लोन को लिया। इसमें जो उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। पुलिस ने अभी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब तक लगभग 60 लाख से भी अधिक की लोन की धोखाधड़ी मतलब जानकारी में आई है। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया है
और विस्तार से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ, अभी इसको इसी को लेकर के पूछताछ की जा रही कि ये आइडिया इनका किस तरह से आया हुआ था, और चूंकि इन लोगों ने भी स्वीकार किया है कि कोई दूसरे लोग थे जो लोग भोपाल में भी कुछ सक्रिय हैं और भी कई शहरों में सक्रिय हैं, उनके माध्यम से इस तरह की बातें आई थी। तो अभी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।